200 के अंदर भाजपा सिमट रही है। कहा कि ये मौजूदा सरकार जो है, मोदी सरकार, ये मीडिया वेंटिलेटर पे। जब ये कहा जा रहा है कि भारत में सब एक, सबका डीएनए एक, तो फिर सबका जब डीएनए एक है तो इतनी नफरत क्यों सबको अलग अलग नजर से देखा जा रहा है? सबको एक नजर से देखना। मोदी जी के अंदर बहुत घबराहट है। इनके जितने भी अब तक प्रयोग हुए वो सब फेल हुए। चाहे वो नोटबंदी का प्रयोग रहा हो वो फेल हुआ, चाहे जीएसटी का प्रयोग रहा हो वो भी देखिए कामयाब नहीं हुआ। दलितों से बदतर जिंदगी हो चुकी है मुसलमानों की। अब और क्या टाइट कर देंगे? बचा क्या है भाई? न प्रधानमंत्री मुसलमान है, न किसी राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान है, एक तब क्या टाइट कर देंगे? सबकी हालत बदतर है। बेरोजगारी जो है क्या सिर्फ मुसलमानों में है क्या? अगर 80% हिंदू है तो सबसे ज्यादा बेरोजगार तो हिंदुओं में होंगे ना। अगर सरकार जो है अपना मान लीजिए डिफेंस भेज दिया तो डिफेंस में कितने फीसद मुसलमान सरकारी नौकरी में है, नहीं तो नुकसान किसका हुआ? इन्होंने हिंदुओं को नुकसान किया, मुसलमानों को किया? ये सिर्फ बता रहे हैं कि हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं। चूड़ी असल में खुद अपने ही लोगों की टाइट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यही जो माहौल हमने बना दिया है, जैसा माहौल आप बनाएंगे जाहिर है कि वैसा ही आप देखिए कि पेड़ों के लिए भी अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, जब तक अच्छी माहौलियात नहीं होगी, पेड़ भी बहुत सब्जा नहीं होते हैं, वो भी पीले पड़ जाते हैं। लेकिन ये नफरत का खेल जो खेला जा रहा है, इसकी शुरुआत तो न्यूज चैनल के जरिए से हुई है, तो किस तरह देख रहे हैं आप भी जाते हैं टीवी डिबेट में? देखिए, न्यूज चैनल से सिर्फ नहीं है कि सिर्फ न्यूज चैनल नहीं, ठीक है, हम कह रहे हैं न्यूज चैनल बिल्कुल वो जहर घोल रहे हैं, और लेकिन उसमें कुछ ही लोग होते हैं। देखिए, अगर सही बात करने वाले नहीं जाएंगे, डिफेंड करने वाले नहीं जाएंगे, हम जैसे जाते हैं, आप देखिए कि हम उसमें जो बातें करते हैं, जिस तरह करते हैं, वरना वहाँ पे सही बात है, बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल एक एजेंडे के तहत डिबेट होती है, एजेंडा ही चलता है, बिल्कुल एजेंडा चलता है। और ये जो नफरत है, मैं समझता हूँ कि उसी का ये नतीजा है, ये स्कूलों तक पहुँच गया है। और जब स्कूल में है तो घरों नाम ही एजेंडा होता है। जी, एजेंडा है ही है। वहाँ पे आप देखिए एक से एक नाम होगा, दंगल, महाभारत, हुकार, इस तरीके के नाम जो है, ये क्या मतलब है इसका? यानी एक जंग का मैदान। अभी जब रूबिका लियाकत नए चैनल पे गई तो जो ज्वाइन कराने वाले थे उनके मालिक, उन्होंने स्टूडियो खोला और वहाँ कहा कि ये लीजिए आपका जो है रणभूमि ये है। तो अब जब रणभूमि एक जहाँ से हमें एक बेहतरीन मैसेज देना है, वो अगर ये कह देते तब भी मैं समझता कि ये लीजिए आपका कर्म भूमि है। चैनल में लोग जाते हैं, लगता है कि ये जो मामला बढ़ रहा नफरत का, टीवी चैनल से बढ़ा है या राजनीतिक पार्टियां इसको बढ़ा रही है? कौन है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि चूंकि कॉरपोरेट जो घराना, देखिए सरकार कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा रही है और कॉरपोरेट से जो मन चाहा वो काम ले रही है। मैंने एक बहुत पहले आर्टिकल लिखा था कि ये मौजूदा सरकार जो है, मोदी सरकार, ये मीडिया वेंटिलेटर पे है। ठीक है, जैसे आप हॉस्पिटल में चले जाइए तो मरने के बाद भी वेंटिलेटर लगाए रहते हैं। किसको लगाए रहते हैं? जो बहुत बड़ा आदमी होता है। क्यों लगाए रहते हैं? ताकि इससे कमाई हो सके, इसीलिए वेंटिलेटर, मतलब मरने के बाद भी। तो जैसे ही सरकार है, गोया कि ये मर चुकी है, लेकिन वेंटिलेटर जो है, मीडिया वेंटिलेटर लगा हुआ है, उसको जिंदा किए हुए हैं। तो अभी बहुत दिन नहीं है और सरकार मर चुकी है। 2024 में फुल बहुमत से आने की तैयारी नहीं, अभी आप कैसे कह सकते हैं कि अब 2024 में चुनाव होगा? हमें तो लग रहा है पहले ही चुनाव हो जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है, रूबिका लियाकत जो हैं वो चूँकि नौकरी करने गई हैं, अब उनको लग रहा है कि यही सब करके और ऐसी सिंपैथी लेकर के और हम जो है चैनल को गेन कर लेंगे, और देखने वाले जो है वो बड़ी तादाद में, चूँकि उनको लगता है कि अक्सरियती तबका ज़्यादा देखेगा। अभी वो उर्दू चैनल किसी वैसे होती तो वहाँ वैसी लैंग्वेज होती। देखिए ऐसा है, ये पूरा पॉलिटिकल नारा था जो 91 में और अडवाणी जी के दौर में दिया गया, और इसीलिए आप देखिए कि जो हमारा 91 का जो एक आइन बना था, जो एक कानून बनाया गया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी जगहों पे अब कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी, इसी नारे की वजह से, इसी नारे की। और जब 92 मामले में, अभी बाबरी मस्जिद मामले में जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी यही बात कही गई। लेकिन चूंकि लोगों को लगता है, और फिर रूबिका लियाकत सिर्फ 3 बात क्यों कर रहे हैं? अब तो दावेदार जो है कह रहे हैं 40,000 है, कोई कह रहा है 50,000 है। मैंने तो एक चैनल पे कहा कि भाई उसमें कोई संत थे मथुरा के, तो वो मौजूद थे। मैंने कहा भाई हम तो चंद्रयान 3 हमारा लैंड कर गया है, अब हम चांद पे चल के खोज करें अपनी,
ये ज़मीन क्यों खोद रहे हैं? हमें तो अब चांद पे जो है ज़िंदगी तलाश करनी है, तो ज़मीन खोदना बंद कर दीजिए। चांद पे हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी है, चांद की बात की है तो हिंदू राष्ट्र चक्रपाणी महाराज बनवाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो चक्रपाणी महाराज जी हैं, हाँ, ये पहले यही बना ले। एक हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में, एक सिर्फ वो बचा नहीं पड़ोस में, उसको बचा लेते तो। और हिंदू राष्ट्र मतलब चांद पर, अब ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें वहाँ ना फैले, जिहादी वहाँ जिहाद ना फैला है, गजवा हिंद ना हो वहाँ पर, ऐसी सी बातें कर रहे देखिए हैं। इनको कुछ पता नहीं है, ये जहालत के अडंबर हैं और इसीलिए मीम इनका बन रहा है। आप देखिए कितना मीम बन गया इनकी बेवकूफ़ियों पे। तो ये सब जो है, और इनका मजाक उड़ता है बहुत, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं है। आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में इसका प्रस्ताव पास होगा चांद पे हिंदू राष्ट्र के, जो उन्होंने कहा है? देखिए क्यों आप जो है मजाक, ये आप भी एक तरीके से मजाक ही उड़ा रहे हैं उनका। नहीं, सवाल कर रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हमारा काम सवाल भाई करना है। मुझे तो लग रहा, चौथी लग रही है ना, स्पेशल सेशन में तो बुलाया गया, उसी दौर में ये बात हुई है। नहीं नहीं, ऐसा है कि पहले तो वहाँ सरकार चल के बनाए, पहले वहाँ आबाद करें, वहाँ सरकार बनाए, वहाँ एक पार्लियामेंट बनाए, तो चांद के पार्लियामेंट पे भाई हिंदू राष्ट्र वहाँ घोषित होगा ना। चलिए मुमताज साहब, आखिर में एक बात करते हैं जिससे शुरुआत की थी उसी पर। नरेश टिकैत ने 2 बच्चों को आपस में गले मिलवा दिया, लेकिन उस टीचर के बारे में ना जेल जाने की बात कही, ना सजा दिलवाने की बात कही। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको सही और अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है, वो आपस में गले मिल लेंगे, लेकिन टीचर के लिए उन्होंने क्या कहा, क्या देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि इसमें 2 चीज़ें हैं ना। नरेश टिकैत ने जो काम किया वो अच्छा किया, क्योंकि जो एक वीडियो थप्पड़ वाला चल रहा था, ठीक है, उसकी जगह एक वीडियो ऐसा चला बच्चों का जो आपस में गले मिल रहे हैं। देखिए सिर्फ सज़ा दिलाना काफ़ी नहीं है, सिर्फ सज़ा दिलाना काफ़ी नहीं है, बल्कि नफ़रत की आग जल रही है उसको बुझाया कैसे जाए। तो नरेश टिकैत ने पहले मरहले में मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया कि जो एक निगेटिव तस्वीर जा रही थी, जो देखी नहीं जा रही है, ठीक है, उसकी जगह उन्होंने उन दोनों को मिलवा दिया। आपको याद होगा गुजरात जब दंगा हुआ था तो 2 तस्वीरें उसमें बहुत ज़्यादा आई थी, एक डरी हुई तस्वीर थी और एक वो जो मारने वाला था, वो 2 तस्वीरें। बाद में लोगों ने उन दोनों को बहुत साल बाद, आपको याद होगा, और दोनों जिंदा हैं, दोनों को गले मिलवाया था, एक मंच पे उनका स्वागत किया गया था। यानी एक डरा हुआ मुस्लिम और एक जो असलहा लिए हुए थे। आपकी बात मान लेता तो हूं, इसलिए मुझे, चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अक्सर मजलूमों की आवाज क्यों दबाई जाती है? क्योंकि जिस तरीके से ये दबा दिया गया दोनों को गले मिलवा करके, लेकिन टीचर असल मसला टीचर। देखिए इसको नहीं, मैं ये नहीं मानता इसको दबा दिया गया, गले मिलने से वो मामला नहीं दबा है। मुमताज साहब कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप चाहते थे कि आप नरेश टिकैत ये करते कि जो मुस्लिम लड़का है उसको कहते थप्पड़ मार के आओ? नहीं, बिल्कुल क्या करते? थप्पड़ समाधान नहीं है। नहीं, वो तो कानूनी सजा, हो। देखिए सजा के लिए अलग लड़ाई है भाई, आप FIR दर्ज कीजिए, ठीक है, आप जो है उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़िए, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि उस लड़के से कहेंगे अच्छा तुम भी एक थप्पड़ मारो उसको बुला करके। जेल तो हुआ नहीं उस टीचर को। नहीं, जेल तो बहुत लोगों को नहीं हो रही है। अगर जेल ही हो जाती और ऐसा माहौल होता तो इंडिया क्यों बनता? उस जगह कोई मुसलमान होता, बच्चा कोई हिंदू होता, फिर क्या होता? आप समझे नहीं, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा होता भाई तो हम 9 साल की बात क्यों करते, फिर सब अच्छा ही होता। अगर हम ये आज कह रहे हैं 9 साल की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं 9 साल की बात? क्यों हम कह रहे हैं नफरत का माहौल है? क्यों हम कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिल रहा है? आप ये तो छोड़ दीजिए भाई, मॉब लिंचिंग में आपने देखा कि जो मारे जाते उन्हीं घर वालों के खिलाफ मुकदमा हो जाता, क्या ये नहीं हुआ? हाँ? आप देखिए नासिर और जुनैद को ये बिट्टू, वो अपना मोनू मनेसर, क्या हुआ उसका? और जबकि राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है, वहाँ से भी आप बताइए क्या। तो इसलिए देखिए ऐसा है, मुझे लग रहा है कि इसी के खिलाफ लड़ाई है कि शिक्षा के मंदिर में भी हिंदू मुस्लिम देखिए हर जगह हो जाएगा। देखिए नफरत जो है भाई, वो जो लेडी है वो घर ही तो जा रही है स्कूल, घर में जैसा माहौल है। और मुझे तो हैरत ये है कि एक औरत ये काम करा रही। औरत तो बच्चों के लिए माँ का दर्जा रखती है, औरत के अंदर ये कैसे पैदा हो गया इतनी नफरत? ये देखने वाली बात, ये जो घर घर पाठशालाएं चलाई, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? आखिर में चलिए बताइए। नहीं, मैं जिम्मेदार सरकार को मानता हूँ, मैं जिम्मेदार इसको RSS को मानता हूँ, VHP को मानता हूँ, जो घर घर जा करके ये नफरत का माहौल फैला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब एक DNA की बात हो रही, जब ये कहा जा रहा है कि भारत में सबका DNA एक है, तो फिर सबका जब DNA एक है तो इतनी नफरत क्यों है? क्यों सबको अलग अलग नज़र से देखा जा रहा है? सबको
एक नज़र से देखना चाहिए। है कि मोदी जी के अंदर बहुत घबराहट है, उन्हें लग रहा है कि ये जो इंडिया बन गया है और इससे 26-28 पार्टियां भी मुंबई में देखिए, तो कुछ ऐसा करो कि डाइवर्ट हो जाए देन, वरना आप बताइए इतना आसान है क्या? ये इतना आसान है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, ईवीएम कहाँ से इनको मिल जाएगा इतनी जल्दी? और लोग कह रहे हैं कि अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होगा तो हम बैलेट पेपर से करवाएंगे। अगर सारे विधानसभा के चुनाव होंगे और सारे जो है ये लोकसभा का चुनाव होगा, इस पे खर्च कितना आएगा? हमारा अभी देश जो है विकास आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है और 14 में ये चुनाव होना था। अगर उससे पहले चुनाव हो गया तो हमें बजट भी देखना पड़ेगा। हमें अपनी आर्थिक स्थिति, महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई और चुनाव में कितना खर्च आता है, आप सोचिए। तो वो खर्चे को कम करने के लिए तो वन नेशन नहीं, अरे सवाल ये है कि खर्चा कम करेंगे भाई, अभी तो महंगाई पे काबू पा ले, अभी तो बेरोजगारी जो है उस पर कुछ बात कर ले। वन नेशन और यूसीसी भी कह रहे हैं एक साथ। देखिए ये सिर्फ जहन डाइवर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनके जितने भी अब तक प्रयोग हुए वो सब फेल हुए, चाहे वो नोटबंदी का प्रयोग रहा हो वो फेल हुआ, चाहे जीएसटी का प्रयोग रहा हो वो भी देखिए कामयाब नहीं हुआ, बहुत सारे भी स्टेटों को पैसे नहीं मिले, या आप देख लीजिए लॉकडाउन जिस तरीके से कराया वो ये फेल रहे। तो जो भी इन्होंने किया वो फेल रहा है और ये भी अगर हड़बड़ी में लाएंगे, मैं कहता हूँ आप ज़रूर लाइए। देखिए मैं कहता हूँ यूसीसी भी आप ले आइए, आप एक चुनाव एक देश एक चुनाव भी कराइए, लेकिन इसके लिए होमवर्क बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप टाइम दीजिए। इसके लिए तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको आपको बुलाना चाहिए था, पहले उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी, उसके बाद आप एक कमेटी बना लेते। कमेटी या कोई कमीशन बनने जा रहा है, एक कमेटी से हो जाएगा क्या? देखिए ये तो वही जाने, लेकिन चूंकि उनको एक नया करना होता है, एक ऐलान। 8 बजे आए नोट बंद, फिर आए साहब ये हो गया वो हो गया, लॉकडाउन, तो इस तरह ताली बजा दो ताली बजा दो। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये एक नया कुछ ऐलान करने के लिए अब उन्हें लगा कि 8 बजे वाला तो भाई बहुत हो गया, अब विशेष सत्र बुलाओ। तो अब इन्होंने अब उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब एक देश एक चुनाव का भी हो सकता है, उसमें ये कहा जा रहा है कि यूसीसी भी ला सकते हैं, और मुझे जो लग रहा है कि उसमें हो सकता है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दें, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखिए चल रहा है। 132 जो वक्त की जमीनें हैं उसको सरकारीकरण, मतलब कि सरकार पे कब्जे में लेने की नहीं, वो तो उसके लिए विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। देखिए वो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए विशेष सत्र की ज़रूरत नहीं है। इसमें बड़े मामला जो है, मैंने कहा जैसे कश्मीर को ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अभी तक किसी ने नहीं, हाँ 33% महिलाओं को, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, मैंने भी एक डिबेट में उठाया कि आप जो है यूसीसी के जरिए आप कह रहे हो कि हम यूसीसी बनाएंगे और मुसलमानों के यहाँ जो बराबरी का दर्जा नहीं, हम बराबरी, तो मैंने कई जगह उठाया कि भाई आप पार्लियामेंट में 50% महिलाओं को दो, क्यों नहीं देते हो? आप सरकारी नौकरी में महिलाओं को दो, कौन आपको रोक रहा है? तो बहुत आसान है। आप जो है ये शिक्षा में, आप एजुकेशन में महिलाओं को 50% क्यों नहीं देते? कौन आपको रोक रहा है? हाँ, आप जो है महिलाओं के लिए जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे आप उनके साथ इंसाफ कीजिए। तो मैंने चूँकि खुद ये कई जगह ये बात कही थी और उनके नुमाइंदे मौजूद थे जब मैंने बात की थी, तो 33% ले आते। लेकिन वही है ना, इसके लिए होमवर्क क्या, ऐलान से नहीं होता है। हलवा हलवा कहने से अगर मुँह मीठा हो जाए तो हर कोई कह दे साहब हलवा हलवा और सबका मुँह मीठा। डरी हुई है क्या सरकार? 100% मुझे लग रहा है, और अंदर की रिपोर्ट ये है कि 200 के अंदर भाजपा सिमट रही है और इसीलिए उनको लग रहा है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और 4 स्टेट में भी इनकी हालत देखिए, तेलंगाना में ये पहले से नहीं, तो 24 में हमारा खेल खराब हो जाएगा, तो एक साथ ही कुछ कर दो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। कुछ विपक्षी नेताओं के भी नाम दिए गए हैं इसमें वन नेशन इलेक्शन में, जबकि उन्होंने कहा कि हमने इसमें कोई सहभागिता नहीं निभाई, जैसे अधीर रंजन जी जो संसद के सदस्य हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें देखने में आ रही है, जो बीजेपी मतलब इस तरह से दूसरे विपक्षी नेताओं का भी नाम लेकर आ रही है। देखिए कोई ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव वाली बात थी, उसमें चीफ जस्टिस का नाम था, उसमें प्रधानमंत्री का नाम था कमेटी में, और उसमें एक अपोजिशन लीडर का नाम। लेकिन बाद में वो चेंज किया गया, उसमें क्या कर दिया गया कि प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री के पसंदीदा उन्हीं की कैबिनेट का एक मंत्री रहेगा और एक अपोजिशन। तो अपोजिशन लीडर तो हैसियत खत्म हो गई ना भाई, जो पीएम चुनेंगे। लेकिन वो कह रहे कि हमने नाम दिया ही नहीं है अपना, तो इस कमेटी में, इस कमेटी में वन नेशन इलेक्शन की कमेटी में हमने, जानते हैं ना कि उससे फायदा क्या होगा। बात इनको कुछ माननी नहीं है। अभी यूसीसी में भी देखिए ना, क्या कोई सवाल ना कुछ, बस ऐसे ही मशवरा मांगा और जो लोग
मशवरा लेके गए ये मिल्ली लोग, तो कहा था अभी तो मुखालफत कर रहे हैं। तो इनको तो कुछ मानना नहीं है, इनको सिर्फ ऐलान करना है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि दूरअंदेश बिल्कुल नहीं है। दूरअंदेशी न होने की वजह से मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये तो नहीं मुसलमानों को कहीं टाइट करने की कोशिश की जा रही हो इन तमाम? अरे यार, मुसलमान को क्या टाइट करेंगे कांग्रेस के दौर में, और अब तक आप देखिए ना, दलितों से बदतर जिंदगी हो चुकी है मुसलमानों की। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकली है। अब और क्या टाइट कर देंगे? बचा क्या है भाई? न प्रधानमंत्री मुसलमान है, न किसी राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान है। हाँ? एक तबका क्या तो टाइट कर देंगे? तबका तो खुश हो जाता है ना, कौन? वोट भी देता अरे कोई नहीं खुश होता। ये चंद टीवी चैनल वाले दिखा देते हैं 4 लोगों को पकड़ के, कहीं कोई खुश है। सबकी हालत बदतर अब तो है। सिलेंडर सब भी बेरोजगारी जो है क्या सिर्फ मुसलमानों में है क्या? अगर 80% हिंदू है तो सबसे ज्यादा बेरोजगार तो हिंदुओं में होंगे ना। अगर सरकार जो है अपना मान लीजिए डिफेंस भेज दिया, तो डिफेंस में कितने फीसद मुसलमान सरकारी नौकरी में आएंगे, तो नुकसान किसका हुआ? इन्होंने हिंदुओं को नुकसान किया, मुसलमानों को किया। ये सिर्फ बता रहे हैं कि हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं। चूड़ी असल में खुद अपने ही लोगों की टाइट कर रहे हैं और लोग उसको समझ नहीं रहे। सिलेंडर सस्ता कर दिया 200 रुपये। देखिए सब बयान आ चुके हैं। हाँ, 448 रुपये में सिलेंडर था 2014 में, जब यूपीए की सरकार थी। और इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते, पहले कहा था अब आपके अकाउंट में सब्सिडी चली जाएगी, और फिर आप छोड़ दीजिए अपनी मर्जी से, और फिर ये कर दीजिए वो कर दीजिए, और करते करते 1100 का सिलेंडर कर दिया। तो अब उसमें से ये यूपीए भी करती थी, तो ये उन्हीं से लग रहा है सीख रहे हैं। और मोदी जी का एक जुमला आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तो 4 साल सरकार चलाएंगे यानी लूटेंगे, और 1 साल पॉलिटिक्स करेंगे। तो अब 1 साल बचा है, तकरीबन 8-9 महीना जो भी है, तो अब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 200 कम कर रहे हैं, कोई इसको मानेगा नहीं। अच्छा, आप तोहफा और नहीं ये मान रहे। उल्टा पड़ रहा है। सुनो, ये उल्टा इसलिए पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि चूंकि इंडिया आ गया है और इसलिए ये डर की वजह से कम कर रहे हैं। अभी तो ये पेट्रोल में भी कम करेंगे, डीजल में भी कम करेंगे, बहुत कुछ कम करेंगे। मैं तब कामयाबी मानता जब वो ये करते कि ऐलान कर देते। क्रिकेट होता है, आप बताइए, क्रिकेट होता है चाचा, उसमें कोई जीत जाता है क्रिकेट लेकिन में सर, तो घर दे दिया जाता है पकोड़ा क्रिकेटर को। 1 मिनट सुन लीजिए, क्रिकेटर को घर दे दिया जाता है। अरे जो चंद्रयान को चांद पे पहुंचाया, तो ऐसे साइंटिस्टों को एक घर ही दे देते, कुछ तो उनको गिफ्ट देते। इतनी बड़ी कामयाबी थी, लेकिन खाली ऐसे हाथ हिला दिया, झंडा हिला दिया। गिफ्ट देंगे क्या? नहीं, देश को बताएं, हमें क्यों बताएंगे? देश को हर चीज तो देश को बताते हैं, इसको चुपचाप करेंगे। जो नहीं करते उसका तो चर्चा करते हैं। कह रहे आप जैसे लोग हैं ना, मोदी जी कहते हैं आप जैसे लोग हैं वो विकास में बाधा बन रहे हैं। नहीं, हम जैसे लोग विकास में बाधा नहीं बन रहे हैं, लेकिन विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ 9 साल में। 2047 तक हो जाएगा, मोदी जी कह रहे नहीं, हैं। 47 तक हो जाएगा ना, लेकिन विकास पैदा करने के लिए एक गठबंधन होता है। वो गठबंधन नहीं हो पा रहा है। किसका? तालमेल नहीं हो पा रहा किसका है। नहीं हो पा रहा? देश और सरकार के बीच में। हो तो रहा है, 38 पार्टियां एनडीए में। कहाँ हो रहा है? देश अलग जा रहा है और सरकार अलग जा रही है। एकजुट हो रहा है सर, एकजुट हो रहा है देश। नहीं हो रही ना, यही तो है। 140 करोड़ अलग है, अडानी जी अलग है। सरकार अडानी जी के साथ जा रही है और इनको यतीमों की तरह छोड़ दिया। किसको? ये जो 140 करोड़ है, ये यतीम हो गए बेचारे, इनका कोई माई बाप नहीं है। सारी तवज्जो अडानी की तरफ है। अडानी कैसे बच जाए? अच्छा जी, तो इसलिए जब तक गठजोड़ नहीं होगा, रिश्ता कायम नहीं होगा, तब तक विकास पैदा नहीं होगा। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है, एनडीए वर्सेस इंडिया, इस बार कौन कितनी सीट लाने वाला है? देखिए, अभी दैनिक जागरण जी ठीक है, उसको तो आप जानती हैं ना। जी जी। उसने एक सर्वे कराया। सर्वे ये कराया कि क्या लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया जैसे अभी है वो गठबंधन बाकी रहेगा। तो ये दैनिक जागरण का है, जा करके देख लीजिएगा, ट्विटर पे सर्वे चलाया था। 54% लोगों ने ये कहा कि ये गठबंधन मजबूत रहेगा, 44% लोगों ने कहा कि नहीं रहेगा, और 4% लोगों ने कहा पता नहीं। प्रधानमंत्री तो अगर तो 1 मिनट, अगर 54% लोगों ने कहा कि गठबंधन रहेगा, इसका मतलब कि वो लोग गठबंधन के साथ हैं। तो आप समझ लीजिए 44% और 54%, 10% का फर्क आ गया। जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है संयोजक तो चुन नहीं पा रहे आप लोग, तो प्रधानमंत्री क्या चुनेंगे? देखिए, इसकी मिसालें मौजूद हैं। इंदिरा गांधी जैसी मजबूत लीडर 77 में कोई संयोजक नहीं था, हरा दिया। अच्छा, इसके बाद आइए राजीव गांधी के दौर में देखिए, राजीव गांधी को सब मिल कर के हराया। जब देश एक हो जाता है ना,
तो संयोजक देश बन जाता है। चलिए। संयोजक जो है वो लोग बन जाते हैं, उसे फिर चेहरे की जरूरत नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।